हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया कि बंद ऊर्जा के द्वारा अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन किस प्रकार किया जाता है। आज इस वीडियो में हम देखते हैं अनिनादी ऊर्जा का परिकलन, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो हम लिखते हैं अनुनादी ऊर्जा का परिकलन। ठीक, तो बच्चों, अधिकांशतः किसी यौगिक की प्रायोगिक संवहन ऊष्मा का मान बंध ऊर्जा से परिकलित मान के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि किसी भी यौगिक की एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन का जो वैल्यू होता है वो बंध ऊर्जा से परिकलित मान के बराबर होता है। मतलब हम संवहन ऊष्मा का मान एक तो हम एक्सपेरिमेंटल निकालें और एक संवहन ऊष्मा का मान या हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान बंध ऊर्जा द्वारा ज्ञात करें, तो दोनों ही मान में अंतर प्राप्त होता है। सॉरी, दोनों मान लगभग बराबर होता है। परंतु यदि यौगिक अनुनाद प्रदर्शित करता है तब इन मानों में बहुत अंतर प्राप्त होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि जब हम किसी भी यौगिक का यौगिक के लिए संवहन ऊष्मा का मान प्रयोग से निकालें और उसी यौगिक के संवहन ऊष्मा का मान बंध ऊर्जाओं से निकालें, तब हमें परिणाम स्वरूप दोनों ही मान बराबर प्राप्त होते हैं। परंतु यदि यौगिक अनुनाद प्रदर्शित करता है तब इन मानों में बहुत अंतर प्राप्त होता है, जो कि यौगिक में अनुनाद ऊर्जा का मापदंड होता है, मेजरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रेजोनेंट के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बेंजीन। तब हम बेंजीन की बात करते हैं, C6H6। ठीक है, और ये किस फॉर्म में होता है आपका? गैसियस फॉर्म में होता है। इससे क्या मिला आपका? कार्बन प्लस हाइड्रोजन। कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन। ये भी गैसियस फॉर्म और ये भी गैसियस फॉर्म। ठीक है, यदि बेंजीन की केक्युलर संरचना को सही माने तो 3 कार्बन कार्बन बंध वो 3 कार्बन द्विबंध कार्बन बंध हो, तो जैसा कि आपको मालूम बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, ये होता है इस प्रकार से। इसमें अल्टरनेटिव रूप से कार्बन, तो हम यहाँ देख रहे हैं, अगर हम इसको इस प्रकार से लिखे, मान लीजिए सी सी सी, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, एच 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 और ये 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, यदि बेंजोन की केक्युलर संरचना में 3 कार्बन कार्बन बंध, 3 कार्बन कार्बन बंध, ये 2 3, और 3 कार्बन डबल वन कार्बन बंध, 1 2 ये 3 हो, तो बंध ऊर्जाओं की गणना से बेंजीन की जो संवहन ऊष्मा का मान है या हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान है वो क्या होना चाहिए? देखो कैसे, हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल एच इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3 इंटू डेल एच सी कार्बन कार्बन बंध प्लस आपका दूसरा क्या है, क्या
3 into heat of formation of C double bond C प्लस इसके अलावा क्या है आपके पास 6 del H CH। बेंजीन में यही तो बॉन्ड्स है सारे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है हमारे पास, 6 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सॉरी 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड है और 3 ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो इस प्रकार से होगा यदि हम केकुलो की संरचना को सही मानते हैं तब, राइट। सो जैसा कि हमें बंद ऊर्जाओं का मान ज्ञात है सिंगल बॉन्ड सी के लिए, डबल बॉन्ड सी के लिए और सी एच बॉन्ड के लिए, अगर हम उन मानों को यहाँ पर रख दें जो कि ज्ञात मान है, तो 3 है 3 इंटू इसका कितना होता है 347.3 प्लस 3 इंटू 615.5 लगभग 615 ही होता है वैसे तो, प्लस 6 इंटू 416.2। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये जो बॉन्ड्स हैं सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच, सी सिंगल बॉन्ड सी, किसी भी यौगिक में है, इनके जो बंधन ऊर्जा के मान है वो वही रहते हैं, ठीक है। अगर हम इन सभी मानों को जोड़ लें तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 5384.1 किलोजूल मोल या प्रति मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम केकुलो संरचना को सही मानते हैं तो हमारे पास जो संवहन ऊष्मा है बेंजीन की वो 5384.1 किलोजूल प्राप्त होता है, जबकि बेंजीन की प्रायोगिक संवहन ऊष्मा का मान, बेंजीन की जो प्रायोगिक संवहन ऊष्मा है उसका जो मान आता है वो आता है 5535.1 किलोजूल प्रति मोल। ये वैल्यू कौन सा है, प्रायोगिक मान है बेंजीन का, ठीक है। यहाँ हम कर सकते हैं डेल एच प्रायोगिक मान, राइट। अतः इन दोनों समीकरणों से इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है अर्थात 5535.1 किलोजूल प्रति मोल माइनस 5384.1 किलोजूल प्रति मोल इक्वल टू दोनों का डिफरेंस 151 किलोजूल प्रति मोल। ये जो डिफरेंस है इसको हम अनुनाद ऊर्जा कहते हैं, अर्थात यौगिक में यदि अनुनाद स्थिति है तब उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान एक्सपेरिमेंटली और बॉन्ड एनर्जी द्वारा जो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्ञात करते हैं उससे डिफर करता है, और जितना भी डिफर होता है ये वैल्यू वही उसका अनुनाद मान अनुनाद ऊर्जा के बराबर होता है, राइट। स्पष्ट है कि बेंजीन की वास्तविक संरचना केकुले की दोनों संरचनाओं का अनुनादी संकर है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि बेंजीन की जो वास्तविक संरचना है केकुले की दोनों संरचनाओं का अनुनादी संकर है। मतलब एक संरचना था आपका ये और दूसरी संरचना ये, इन दोनों का अनुनादी संरचना है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अनुनाद ऊर्जा क्या चीज़ है, कहाँ से आया, कैसे आया। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यौगिक की प्रायोगिक संवहन ऊष्मा का मान, बंद ऊर्जा से परिकलित संवहन ऊष्मा का मान दोनों ही एक समान प्राप्त होते हैं, लेकिन यदि यौगिक में अनुनाद उपस्थित हो
तब ऐसी स्थिति में इन मानों में बहुत बड़ा अंतर प्राप्त होता है, जो कि यौगिक में अनुनाद ऊर्जा का मापदंड होता है। और वो चीज़ मैंने आपको दिखा दिया है कि बेंजीन की केकुलर संरचना को सही मानते हैं तब बंद ऊर्जाओं की गणना से जो मान प्राप्त होता है वो 5384 होगा। और एक्सपेरिमेंटल हम अगर बेंजीन की समूह ऊष्मा का मान प्राप्त करते हैं तो वो मान कुछ और प्राप्त होता है। और यदि इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो उससे जो भी वैल्यू प्राप्त होती है वो अनुनाद ऊर्जा कहलाता है। हम ये मानते हैं कि अनुनाद की वजह से बंद ऊर्जा द्वारा प्रकलित समूह ऊष्मा और एक्सपेरिमेंट द्वारा प्राप्त समूह ऊष्मा के मान में अंतर प्राप्त होता है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हमारे इस यूनिट के अंदर आप लोगों के लिए सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है, हालांकि वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है उदासीनीकरण ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। और मोस्ट प्रॉब्लली पूरी तरह से उदासीनीकरण ऊष्मा को समझने के लिए हमें 2 वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। टोटल जो टॉपिक है वो लगभग 2 वीडियो में ही समाहित हो पाएगी। आज मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, जिससे अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके बारे में आपको एक आइडिया लग जाएगा। राइट, लिखिए आप लोग कि एसिटिक अम्ल के लिए संवहन ऊष्मा की गणना करना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन याद करना है हमें एसिटिक अम्ल के लिए। ठीक है, एसिटिक अम्ल के लिए हमें संवहन ऊष्मा की गणना करना है। यदि दहन ऊष्मा दे रखा है हमें क्या करना है, पहले तो एसिटिक अम्ल की संभवन ऊष्मा ज्ञात करनी है। परिकलन कीजिए। यदि दहन ऊष्मा, इसका मान दिया हुआ है -869 किलोजूल तथा ये किलोजूल प्रति मोल होता है, ध्यान रखा कीजिए। तथा CO2 और H2O की संवहन ऊष्मा, साथ ही CO2 व H2O की संवहन ऊष्मा दिया हुआ है, वो भी है क्रमशः -935 व -285 किलोजूल प्रति मोल, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए ध्यान से। हमें क्या निकालना है, एसिटिक अम्ल की संवहन ऊष्मा। एसिटिक एसिड की हीट ऑफ फॉर्मेशन या संवहन ऊष्मा हमको ज्ञात करना है। ठीक है, संवहन ऊष्मा मतलब एसिटिक अम्ल बनने पर कितने ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिटिक अम्ल जो है वो कैसे बनेगा। तो एसिटिक अम्ल बनाने के लिए हमें चाहिए कार्बन, और क्या चाहिए होता है एसिटिक एसिड में, हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, इन तीनों से हमें क्या मिलेगा, एसिटिक अम्ल CH3COOH। और ये किस फॉर्म में होता है एसिटिक एसिड, ये होता है लिक्विड फॉर्म में। और यहाँ हमें ज्ञात करना है कि इस प्रक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन कितना होता है, अर्थात हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका हो रहा है, एसिटिक अम्ल का, और इसी की फॉर्मेशन ऊष्मा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है,
अब बच्चों हम देखते हैं कि एसिटिक अम्ल में कार्बन कितना है, 2। तो हमने 2 कार्बन ले लिया था, और कार्बन होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड से गैस के फॉर्म में लाते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2। हाइड्रोजन कितना है, 4, H2। तो ये हमारा पूरी तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे गैसियस फॉर्म, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म, और ये हमारा बन गया CH3COH, जिसका कि हमें संपूर्ण ऊष्मा के मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, हमें दिया गया क्या है, एसिटिक अम्ल का दहन ऊष्मा दे रखा है। एसिटिक अम्ल का दहन ऊष्मा का मतलब है कि जब हम एसिटिक अम्ल को CH3COH को अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन से, यही होता है इसका दहन ऊष्मा। तो क्या बनेगा यहाँ पर बच्चों, 2CO2, ये भी गैसियस फॉर्म में होगा, प्लस 2H2O, H2O किस में हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। और ऐसी स्थिति में जो डेल H है वो कितना निकल रहा है, -3.5, दिस इक्वल टू -935 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन, 2 और 2, और ये हो जाएगा आपका गैसियस फॉर्म, ये हो गया आपका लिक्विड फॉर्म। ठीक है, दूसरा हमें CO2 की संवहन ऊष्मा दे रखा है। संवहन ऊष्मा का मतलब कि CO2 बनने की ऊष्मा ये किस फॉर्म में होगा, गैसियस में। CO2 कैसे बनेगा, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाएंगे, और इसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो दिया हुआ है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, जो दहन ऊष्मा है एसिटिक एसिड का है वो है 869 किलो जूल प्रति मोल, और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की जो संवहन ऊष्मा है वो है 935 किलो जूल प्रति मोल। इसी प्रकार से हमें क्या दे रखा है, संवहन ऊष्मा H2O का, हीट ऑफ फॉर्मेशन H2O के बनने में जो भी ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है उसका मान हमें गिवन है, और वो मान है -285 किलो जूल प्रति मोल। अब H2O किससे बनेगा, H2 गैस और गैस प्लस हाफ O2 गैस। तो बच्चों इस प्रकार से हमें 3 रिएक्शंस प्राप्त हो गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम समीकरण नंबर 2 और 3 को 2 से गुणा करके फिर उसको जोड़ेंगे। इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाइड 2 से किया, इसको हमने मल्टीप्लाइड 2 से किया, इसको हमने जोड़ दिया। तो दोनों को जोड़ने के बाद 2CS प्लस 213O2 जो रिजल्ट प्राप्त होगा फाइनली हमें। ठीक है, और 3O2 और एक क्या चीज़ था हमारा H2, 2H2, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये भी हमारा गैस है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं हमारा CH3COH, एसिटिक अम्ल लिक्विड। और इस दौरान जो भी ऊर्जा परिवर्तित होगी वो इन दोनों इक्वेशन से प्राप्त हो जाएगा, मल्टीप्लाइड टू, इन दोनों का जो डिफरेंस जोड़ रहे हैं मतलब डिफरेंस हो गया, तो वो लगभग मेरे ख्याल से कितना प्राप्त हो जाएगा, चेक करें, इसका डबल हो गया 18 -1870, इसका डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 570 माइनस, मेरे ख्याल से ये होगा, और इनको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा समथिंग 6, 18, 5, 5, 13, 23, 24, 60,
लगभग 2460 के आसपास हो जाएगा ये। ठीक है, तो खैर जो भी प्राप्त होता है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी वैल्यू प्राप्त हुई वो हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। फाइनली आपको करना क्या है कि इक्वेशन नंबर जो 4 प्राप्त हुआ है, इक्वेशन 4 में से आप इक्वेशन नंबर 1 को घटा दें। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 जब जोड़ने पे 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ के जो भी वैल्यू प्राप्त होती है उसमें से समीकरण नंबर 1 को आपको माइनस करना है। तो बच्चों उसको अगर आप जैसे माइनस करते हो तो हमें फाइनल वैल्यू या फाइनल रिजल्ट परिणाम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और जब हम जोड़ के घटा के सारे लाते हैं तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन होता है वो होगा आपका 2CS प्लस 2H2 गैस प्लस O2 गैस, इससे मिलेगा आपको CH3COH लिक्विड, और साथ ही ऊर्जा परिवर्तन जो भी हुआ है वो आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। मेरे ख्याल से लगभग -430 के आसपास प्राप्त होना चाहिए। एक बार आप लोग कैलकुलेट करके चेक करके देख लेना। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स मेरा कहने का बात तो ये है कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं संवहन ऊष्मा पर आधारित, दहन ऊष्मा पर आधारित, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लगता है जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो लगता है देख कर कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, परंतु जब आप करने बैठोगे तो बहुत ही आसानी से ये न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। राइट, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और यदि आप लोगों को ऑडियो में प्रॉब्लम प्रतीत हो रहा हो तो कृपया करके ईयरफोन या हेडफोन का प्रयोग करें, तब यह समस्या आपको बिल्कुल ही नहीं आएगी। थैंक यू।